नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का 1.25 लाख में। 1.25 लाख में पहला सवाल, जो बाजार में आ रही है शानदार रिकवरी, क्या ये आगे भी रहेगी जारी? सवाल नंबर 2, क्रूड अब क्या ऊपर से जो 94, 95, 96 डॉलर की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, वहां से अब दोबारा नरमी आएगी और फिर से क्या 90 डॉलर की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा? सवाल नंबर 3, आईटी स्टॉक्स में अभी कितनी गिरावट बाकी? इसके अलावा पावर डिफेंस में क्या अभी लंबा चलेगा कंसोलिडेशन? इसके अलावा जो भर भर के हैं आपके सवाल, उनके जवाब लेने की होगी तैयारी। पहला प्रश्न जो है वो हैदराबाद से सुधीर जी का ले लेते हैं। ये इन्होंने व्हाट्सएप पे सवाल भेजा है हिंदुस्तान जिंक को लेकर के। 600 पर 1000 शेयर लेकर के बैठे हैं कि अब इनका सवाल ये है और कितना गिर सकता है। आज 534 प्राइस तक नीचे गिर गया सर, उसके बाद 553 तक ऊपर आ गया। क्या ये अपसाइड रैली आज और कल भी रहेगी? क्या होल्ड करें या एग्जिट करें? ये सर मेटल को लेकर के अब थोड़ा सा लोगों में घबराहट सी हो रही है, क्योंकि अच्छे प्रॉफिट लोगों ने बनाए हैं। अब जो है जिस तरीके की एक सेलिंग हायर लेवल पे देखने को मिली है, क्या करना चाहिए? हिंदुस्तान जिंक पे आपका व्यू, और इसके अलावा बाकी भी जो मेटल स्टॉक्स हैं उसको लेकर के अभी कैसे देख रहे हैं आप? खासतौर से वेदांता आज 3% ऊपर हो गया, वाह। तो वेदांता में भी दोनों पकड़ लेते हैं। हिंदुस्तान जिंक पे सुधीर जी का सवाल है, वेदांता मेरी तरफ से डिस्कस कर लीजिए, आपका व्यू क्या रहेगा सर? जी बिल्कुल विपुल जी, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान जिंक बने रहना चाहिए। कोई प्रॉब्लम तो मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। एक बढ़िया सपोर्ट भी लिया है रिसेंटली, एंड ये रैली थोड़ा अगर आपका 1 क्वार्टर का व्यू रहेगा सो ये बहुत बढ़िया हो सकता है। बने रहने का सलाह होगा यहाँ पे 640 से 650 करेंट जोन से भी 100 पॉइंट। उसके बाद मुझे लगता है कि एक बार 720 तक ये रैली कंटिन्यू होना चाहिए। वेदांता पे भी देखिए ऑलमोस्ट 292 के आसपास का डे लो, उसके बाद डे हाई के आसपास अभी आ चुका है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल बने रहिए। आपको वेदांता भी 340 350 ऑन द वे बहुत जल्दी आते हुए दिखाई देंगे। सो दोनों काउंटर ही स्ट्रांग है। आप यहाँ पे फ्रेश बाय भी करके जा सकते हैं, एवरेजिंग भी यहाँ पे करना चाहिए। जिनके पास तो ऑलरेडी पोर्टफोलियो में आपको बिल्कुल बने रहना चाहिए। तो दोनों में ही खरीदारी करके जा सकते हैं अभी सर, या किसी एक में? करेंट जोन से ज्यादा कंफर्टेबल मैं रहूंगा वेदांता के साथ, क्योंकि 307 के आसपास का अभी प्राइस चल रहा है। मुझे लगता है कि एक स्टॉप लॉस 294 के आसपास यहाँ पे मेंटेन किया जा सकता है। पहला टारगेट आपको 318, उसके बाद 340 तक मूव आपको आते हुए दिखाई देंगे। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है वेदांता और हिंदुस्तान जिंक को लेकर के। वेदांता करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं, अच्छा मोमेंटम आज देखने को मिल रहा है यहाँ पर। एक अगली टिप्पणी पर ले लेते हैं सवाल, और ये प्रश्न सर जो हमको भेजा गया है, ये भेजा गया है हमारे दर्शक प्रकाश जी की तरफ से, और ये कह रहे हैं DCX इंडिया के में ज़रा बताइए क्या कर सकते हैं। ये फ्रेश एंट्री लेना चाह रहे हैं सर, क्या करंट लेवल पर फ्रेश एंट्री DCX में ली जा सकती है, ये समझना चाह रहे हैं। तो अभी अगर हम देखें तो DCX को लेकर के क्या व्यू होगा? 4% नीचे है सर, क्या संभावना है नहीं खरीदारी की? सर स्ट्रक्चर बहुत ही कमजोर है। मुझे लगता है कि अभी इस तेजी के मार्केट में ऐसे स्ट्रक्चर खराब स्टॉक्स में आपको फोकस नहीं करना चाहिए। अगर आप कहीं ना कहीं 185 190 के जोन में फंसे हुए हो, तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत आपको अभी मैं ज़्यादा यहाँ पे वेट करने के लिए नहीं बोलूँगा, क्योंकि वेट करना इज लाइक सुसाइड। क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके का ब्रेकडाउन लास्ट टाइम भी आया था, ऑलमोस्ट 150, मुझे लगता है कि ऑन द वे बहुत जल्दी 150 आपको आते हुए दिखाई देंगे। उससे पहले एक सपोर्ट भी है 162 के लेवल पे, लेकिन करेंट जोन से तो मुझे कुछ भी सपोर्ट नहीं दिखाई दे रहा है टेक्निकली, एंड फंडामेंटली भी स्टॉक का अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है। सो मैं बोलूंगा कुछ भी उछाल आता है, आप एग्जिट करने के बारे में ही सोचिए पर्टिकुलर स्टॉक से। जब बात है यहाँ पर, और इस सब के बीच में अगली टिप्पणी आई है हर्ष कुमार जी की। हर्ष बाबू पूछ रहे हैं नाल्को में 413 की बाइंग है, किस प्राइस पर एवरेज करें? और अब ये जो हाल फिलहाल में पिटाई हुई है ना, तो अब सारे सवाल आने शुरू हो गए। चला भी अच्छा था नाल्को, अब 413 पे बाई किया हुआ है इन्होंने। क्या करें सर, काफ़ी नीचे आ गया इनकी खरीद से, तो 1% आज भी नीचे है। 373 के आसपास का लेवल देखने को मिल रहा है। क्या व्यू रहेगा आपका सर? बिल्कुल जी, यहाँ पे बेसिकली सपोर्ट नहीं दिखाई दे रहा है मुझे, एंड अभी सपोर्ट जो रहेगा वो 335 340 के जोन में है। सो आई वुड सजेस्ट कि आप एक बार बने रहिए स्टॉक के साथ। ओवरऑल फंडामेंटल इज वेरी गुड। सो आपका अप्रोच होना चाहिए एटलीस्ट 3 to 4 मंथ्स। सो अगर आप 3 से 4 महीना टाइम देंगे, तो इसके बाद हम एक बार जो अपकमिंग क्वार्टर्स है उसका भी रिजल्ट कहीं ना कहीं हमको देखने को मिलेगा। एंड मैनेजमेंट की तरफ से जिस तरीके का गाइडेंस मिलता है, वो एक बार देखने के बाद ही मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ व्यू बनाना चाहिए। लेकिन जैसे कि ओवरऑल सेक्टर में मेरा आउटलुक यहाँ पे पॉजिटिव है। इनफैक्ट हमारे फंडामेंटल डेक से भी स्टॉक ऑफ द ईयर का ये कॉल दिया गया था। उस टाइम पे बहुत जबरदस्त रैली आया। अभी प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है,
एक तरफा रैली के बाद ये एक नॉर्मल बेसिक सा एक साइकिल होता है। हर एक स्टॉक्स में ब्रेकआउट के बाद प्रॉफिट बुकिंग आता है, थोड़ा बहुत टाइम करेक्शंस भी होता है। तो प्रॉफिट बुकिंग तो चल रहा है, लेकिन द क्वेश्चन इज इसके बाद चलेगा कि नहीं। तो मुझे थोड़ा इसको लेके ऐसा व्यू है कि इसके बाद अभी भी टाइम करेक्शन पेंडिंग है। तो इसको ध्यान में रखते हुए एक बार 335 340 में लगता है कि रिविजिट होने का चांसेस है। एक बार 315 315 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे एंड बने रहिए। अगेन आपको 425 एंड अबव बिल्कुल आते हुए दिखाई देंगे। अच्छा, जब यहाँ तक पहुँच ही गए हैं सर, तो जिंक हो गया, एल्युमिनियम हो गया, तो थोड़ा सा सर डिस्कस कर लीजिए, स्टील भी। लेकिन उससे पहले एक ब्रेकआउट आ रहा है। वाह, ये सर स्टॉक का नाम रहेगा ग्लैंड फार्मा। अभी ग्लैंड फार्मा में मुझे लगता है कि बाय करके चलना चाहिए। एंड पहला जो टारगेट रहेगा 2425 पहला टारगेट। सेकंड टारगेट मुझे लगता है कि 2480 तक जाने के लिए रेडी हो सकता है। और बहुत बढ़िया एक मोमेंटम लास्ट आधा घंटा 1 घंटे से आके रखा है। और एक स्टॉप लॉस जो मैं देना पसंद करूंगा विपुल जी, यहाँ पे रहेगा ऑलमोस्ट 2330 2330 के आसपास रहेगा स्टॉप लॉस। 2425 का पहला टारगेट, उसके बाद 2490 एंड 2500 के ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है, तो यहाँ पर रखिए आप नज़र। सबसे पहले जो है यहाँ पर ग्लेनमार्क फार्मा, जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। 2425 फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट 2480 का। स्टॉप लॉस क्या बताया सर आपने? सर स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे 2330 के आसपास मेंटेन करना पसंद 2330, 60 रुपए नीचे जो है यहाँ पर एक स्टॉप लॉस आपको सजेस्ट किया गया है। 2330 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करने की सलाह है। फर्स्ट टारगेट 2425, सेकंड टारगेट 2480। टाइम फ्रेम क्या रखें सर यहाँ पर? 3 से 4 दिन का व्यू लेके चलना चाहिए। 3 से 4 दिन का व्यू के साथ यहाँ पे खरीदारी करके चले, यानी कि नेक्स्ट वीक आपको ट्यूसडे वेडनेसडे तक का, मंडे ट्यूसडे तक, हाँ ट्यूसडे तक के आसपास का व्यू रखिए, ट्यूसडे वेडनेसडे तक का। अभी इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ 2425 2480 रखेंगे टारगेट। और इसके अलावा 2330 पे रखेंगे आप स्टॉप लॉस। इसके अभी साथ साथ 5.25% से ज़्यादा की मजबूती, इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ ग्लैंड फार्मा। और निगाहें हमारी लगी हुई है अब 2390 का भाव, 5.5% के आसपास की तेजी जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है। चलिए, तो ये बात निकल करके आई है। इसके अलावा सर जो मैं बात कर रहा था आपसे कि काफ़ी सारे मेटल पे बात हो गई है, तो स्टील भी कवर ही कर लेते हैं। सेल और टाटा स्टील पे अगर आप लेवल बता दें तो बड़ी मेहरबानी होती, ताकि हमारा मेटल पैक ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। जी बिल्कुल जी, देखिए सेल पे में हमारा व्यू पॉजिटिव है। और मुझे लगता है कि 179 185 ये जो जोन है ओवरऑल, ये जोन बहुत बाइंग करने का परफेक्ट वैल्यूएबल जोन है। मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको टारगेट 235 240 के आसपास आना चाहिए और उससे पहले बेचना नहीं चाहिए। जैसे कि एक जमाने में हमने बीएससी का टारगेट दिया था कि इससे पहले बेचना नहीं चाहिए। जिस टाइम पे बीएससी 2500 800 में ट्रेड करता था, मैंने बताया था आपको 3400, उसके बाद मैंने बताया था 4200। ऐसे ही मुझे लगता है कि सेल अभी 179 180 के आसपास अभी प्राइस चल रहा है। इसका एग्जैक्टली टारगेट निकल के जो आ रहा है वो बेसिकली 240 245। सो एटलीस्ट अगर आपको बेचना भी है तो भाई साहब थोड़ा वेट आप करके जाइए। मुझे लगता है कि 230 का टारगेट इजीली पॉसिबल है। एंड टाटा स्टील ये अनदर एक बहुत बढ़िया काउंटर है। हम लोगों ने देखा है, इनफैक्ट हमारा कवरेज में भी है फंडामेंटल डेक से 156 से स्टार्ट किए थे हम लोगों ने। पहला टारगेट 210 के आसपास था, उसके बाद हम लोगों ने टारगेट भी इंक्रीज किया था 235 240 के लेवल पे। एंड टाटा स्टील पे मुझे लगता है कि इजीली ये अचीवेबल है। ऑलरेडी शॉर्ट टाइम में इतना बढ़िया चला है, तो चलने के बाद एक नॉर्मल सा हेल्दी करेक्शन आ रहा है। नथिंग यहाँ पे वरी अबाउट दैट कि यहाँ पे कोई टेंशन करने का तो बात है ही नहीं। 197 है, फिर से एक्यूमुलेशन या तो फिर से बाइंग करने का बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और एफआईआई होल्डिंग भी बहुत बढ़िया है, यहाँ पे प्रोमिनेंट स्टॉक है। मुझे लगता है कि एक यहाँ पे अगर हम कोई भी बाय करके जाते हैं तो 178 का एक नॉर्मल सा आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अगेन आपको 215 से 240 सेकंड टारगेट आपको आते हुए दिखाई देंगे। चलिए, ये बात यहाँ पर जो है निकल के आई, तो मेटल पे हम लोगों ने काफ़ी सारी बातचीत कर ली है। आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं। और ये प्रश्न अभी हमको भेजा गया है E2E को लेकर के। सर हमारे रेगुलर दर्शक हैं नरेंद्र तलवार साहब, और नरेंद्र तलवार साहब कह रहे हैं E2E नेटवर्क में आज लोअर सर्किट लग रहा है, क्या करना चाहिए? E2E पे सर आपकी बाइंग किस भाव पर है, ये तो आपने महत्वपूर्ण बात बताई नहीं। और दूसरा, आपका नज़रिया क्या है ये भी जरा मेंशन कर दीजिए, तब तक मैं एक राय ले लेता हूँ। E2E नेटवर्क सर 369 के आसपास चलता हुआ, बीच में एक अच्छा मोमेंटम बना था, लेकिन आज लोअर सर्किट लगा हुआ है। अभी क्या करना चाहिए सर? बीते अगर हम करीब 450 तक गया था, उसके बाद से अब नीचे आ रहा है।
जी बिल्कुल जी, मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए। देखिए E2E नेटवर्क एक डेटा सेंटर वाला थीम है, और ऑलरेडी कुछ भी प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखता। जिस तरीके का सिचुएशन यहाँ पे है, बिल्कुल आप बने रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आज तो देखिए यहाँ पे कॉर्पोरेट एक्शन हुआ है, इस वजह से थोड़ा बहुत प्राइस एडजस्टेड चार्ट पे आने में मुझे थोड़ा दिक्कत हो रहा है अभी। लेकिन जिस तरीके से स्टॉक चला है, मैं एडजस्टेड प्राइस ही आपको बता रहा हूँ। एक बार मुझे लगता है कि शॉर्ट टाइम में करेक्शंस पॉसिबल है। वो करेक्शंस में एक बार आपको 300 से 320, 320 तक मुझे लगता है कि करेक्शंस पॉसिबल होगा। अगेन आपको स्टॉक 400 एंड उसके बाद 450 आपको आते हुए दिखाई देंगे। क्या होता है, रिसेंटली जब बजट आया था, इस बजट में गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट किया था, जो फॉरेन बाहर के कंपनी है, अगर आप इंडिया में डेटा सेंटर ओपन करने वाले हो तो 2047 टैक्स हॉलीडेज अनाउंसमेंट हुआ था। तो अभी बाहर का कंपनी तो इंडिया में आके ऐसे ही ओपन नहीं कर सकते, तो कोलाबोरेशंस, ऑर्डर्स, टाई अप, E2E नेटवर्क जैसे थीम, अनंत राज जैसे थीम, केआरएन एंड हीट एक्सचेंज, नेटवेब टेक्नोलॉजी, ऐसे कंपनीज के साथ कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि डील होने वाला है, और ऑलरेडी कुछ अनाउंसमेंट भी आया है। कमिंग फ्यूचर में भी कंटिन्यू होने वाला है। यहाँ पे समझना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है विपुल जी। हम्म। एक जमाने में डिफेंस चला, हम्म। एक तरफा 2-3 साल भागा। उसके बाद हम लोगों ने रेलवे देखा, हम्म। एक तरफा रैली हुआ। अभी ये जो डेटा सेंटर वाला हॉट थीम है, मुझे लगता है कि ये हॉट थीम अभी भी हॉट रहने वाला है नेक्स्ट 2-3 साल। अभी जो आपको थोड़ा बहुत करेक्शंस दिखा रहा है, जस्ट ए नॉर्मल हेल्दी करेक्शंस, ऐसा कुछ सच प्रॉब्लम नहीं है। वैल्यूएशन शॉर्ट टाइम में जब भी महंगा होगा, थोड़ा बहुत आपको ऐसे 30-35-40% भागने के बाद 15-20% का एक हेल्दी करेक्शन आते हुए दिखाई देंगे। बट इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल बने रहिए, लेकिन फ्रेश बाय करने का सलाह यहाँ पे नहीं रहेगा। 320-315 ऑन द वे, जैसे ही आता है फिर से हम एक बार इसको डिस्कस करेंगे, या तो उस टाइम पे बाय करने के बारे में बताएंगे जी। ठीक, तो 430 पे इन्होंने लिया हुआ है सर, ये अभी इन्होंने भेजा और कह रहे हैं कि टाइम लिमिट कोई नहीं है, मैं रुक सकता हूँ, तो आप होल्ड करें। बिल्कुल निश्चिंत होके, अदर कोई स्टॉक होता तो मैं आपको स्टॉप लॉस देता अभी। लेकिन मुझे लगता है कि मैक्स टू मैक्स फिर भी क्योंकि रेगुलेशन है, तो आपको एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन, रिस्क होता है मार्केट में, तो आपको यहाँ पे 270 का मैं स्टॉप लॉस दे रहा हूँ, क्योंकि उससे नीचे मुझे लगता है कि पॉसिबल नहीं है आना इमीडिएट लेवल पे। और अभी जो करेक्शंस आपको देखने को मिलेगा, मैक्स टू मैक्स आपको 320-315 तक, उससे पहले ही फिर से आपको यहाँ पे एक रिकवरी आते हुए दिखाई देंगे। जैसे कि क्यूपिड में भी हुआ था, 135 से एक बार हमने 110-112 के आसपास देखा, फिर से अभी आज 55 के आसपास आ चुका है। वैसे ही एक पार्ट होता है एक गेम का, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप होल्ड कीजिए, बने रहिए। अगर आपके पास टाइम, ऐसा कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो आप बिल्कुल नेक्स्ट 2 साल में आप दिखेंगे 550-600 ऐसे डबल होते हुए दिखाई देंगे सारा थीम। जी, ये बात है यहाँ पर। तो उम्मीद करते हैं नरेंद्र जी उत्तर मिल गया होगा आपको, और जरा फटाफट बातचीत कर लेते हैं हम यहाँ पर। हमारी अगली दर्शक है मोनालिसा जी, हैं हैदराबाद से। मोनालिसा जी को नमस्कार। नमस्कार बिल्कुल सर, मैं 1 ईयर से देखती हूँ आपका अरे पूरा। थैंक यू मैम। बहुत बार सोची हूँ, प्रदीप सर को भी नमस्कार। नमस्कार Good नमस्कार। afternoon, कैसे बहुत- लग रहा है आपको मोनालिसा जी प्रोग्राम आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वैल्यूएबल। थैंक यू मोनालिसा जी। एक्चुअली बहुत अच्छा है, हम लोग के लिए बहुत हेल्पफुल है, अरे क्योंकि वेरी क्लियर एंड स्मॉल कैप में मिड कैप वो ज्यादा डिस्कस होता है, वो अच्छा। थैंक यू। तो आप मैम हैदराबाद में क्या कर रही हैं, और दूसरा हैदराबाद की रहने वाली हैं या वहाँ पर कोई काम काज है? जी नहीं, मैं के लिए उड़ीसा की हूँ, हैदराबाद में 15 ईयर से हूँ। हाँ। मैं शेयर मार्केट। अच्छा, बहुत बढ़िया मैम, शेयर मार्केट में आपकी रुचि जगी हुई है। क्या सवाल है मैम आज के लिए आपका? अभी था BCCL मेरा 36.85 पैसा, मतलब 37 पकड़िए 1000 शेयर से। ओके। एंड अपोलो माइक्रो में मेरा है 174 एवरेजिंग 500 शेयर। मैं और लगाना चाहती हूँ, और क्या लगाना। कॉस्ट रहेगा ठीक है। प्लीज? चलिए, तो एक तो अपोलो माइक्रो आपने लिखा कितने बताया, 174 पे? मेरी 174 कॉस्ट में 500 शेयर से। ठीक, ओके। और प्राइसिंग आपकी अच्छी है? 1000। हाँ ठीक है। हाँ, बट Pricing और ठीक ऐड है। करना चाहती हूँ प्लीज। चलिए अभी BCCL में बात कर लेते हैं। थोड़ा प्रेशर आया है, नीचे भी आया है, आपके भाव से अब नीचे फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन चला भी अच्छा था। इन्होंने प्रॉफिट बुक नहीं किया सर। अब पहले जरा BCCL को ही लेकर के बातचीत कर लेते हैं। 36-37 रुपये के आसपास चल रहा है, काफ़ी टूटने के बाद क्या करें, और लगाना चाह रही हैं पैसा। और अपोलो माइक्रो तो बहुत अच्छे पे लेवल पे लिया हुआ है सर, हालांकि आज बुरी तरह पिटा हुआ है, लेकिन 174 की बाइंग है इनकी। और शेयर किन लेवल्स पे एंट्री करनी चाहिए, इन दोनों पे आपकी राय जानना चाह रही हैं। नमस्ते मैम को भी, एंड भारत कोकिंग कोल लिमिटेड अभी 36.56 के आसपास का विपुल जी का प्राइस चल रहा है। सो विपुल जी, मुझे लगता है कि जिस तरीके का सिचुएशन यहाँ पे है,
एंड आईपीओ हाई के ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया, क्योंकि आईपीओ में बहुत बढ़िया एक मूव ऑलरेडी आके रखा था पर्टिकुलर स्टॉक में। 43 42 ये जो जोन है ना, एक रेसिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है। अगर ये कहीं ना कहीं क्रॉस करके सस्टेन हो जाता है तो मुझे लगता है कि विपुल जी ये परफेक्ट एक ब्रेकआउट कैंडिडेट बन सकता है कमिंग फ्यूचर में। लेकिन अभी के लिए मैं एक बार 32 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करूंगा, और मैं मैम को ये एडवाइस दूंगा कि आप एक बार वेट करके जाइए, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक ने एक कहीं ना कहीं हायर टाइम फ्रेम से करेक्शंस दिखाया है। तो जो रेसिस्टेंस है हो रहा है वो बेसिकली 42 43, एक बार 42 के ऊपर जैसे ही क्रॉस करके सस्टेन हो जाएगा ना, तो फिर एक बाइंग आपको करना चाहिए। उस टाइम पे आपको 58 60 तक मूव आपको आते हुए दिखाई देंगे, लेकिन बिफोर दैट मैं अभी एक बार वेट करना पसंद करूंगा। और एपेलो माइक्रो विपुल जी 381 के आसपास है, कोई प्रॉब्लम नहीं लगता। एक बार आपको 345 350 मुझे लगता है कि इजीली एक नॉर्मल सा हेल्दी करेक्शन होता है, ये आपको बिल्कुल आते हुए दिखाई देंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा से, उनका बाइंग प्राइस बहुत ही बढ़िया है। मैं प्रॉफिट बुक करने का अभी तो सलाह नहीं दूंगा, मुझे लगता है कि नेक्स्ट 2-3 महीना नहीं चलेगा। अगर आपके पास 6 महीने का टाइम है, आप बने रहिए, फिर से आपको 450 उसके बाद 480 एंड अबव प्राइस आते हुए दिखाई देंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें जी। पर सेठ का जो सवाल था वो ये था कि फ्रेश बाइंग अभी कहाँ करें, इन दोनों में और खरीदना चाह रही हैं। नहीं, इसीलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया, फ्रेश बाइंग भी यहाँ पे नहीं करना चाहिए, दोनों काउंटर में ही नहीं करना चाहिए। अच्छा, हाँ। अगर आपको फ्रेश बाइंग करना है तो मैं कोई और स्टॉक आपको बताऊंगा डेफिनेटली, लेकिन अभी तो फिलहाल ये दोनों स्टॉक को करेंट उनसे बाई नहीं करना चाहिए। चलिए अभी के लिए रुक जाइए मैम, अच्छा प्रॉफिट बन रहा है आपका अभी करंट लेवल पे, जो है नई खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर आपको बिल्कुल जी। एक अपडेट मैं थोड़ा दे देता हूँ। हाँ। अभी जो हमने कॉल दिया था ना ग्लैंड फार्मा, हाँ। ये थोड़ा नीचे आया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं थोड़ा रिवाइज करके देता हूँ, अपना स्टॉप लॉस एंड टारगेट को भी थोड़ा रिवीजन कर देता हूँ। मुझे लगता है कि जिस तरीके का वॉलेटाइल मार्केट है, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो सकता है, इसीलिए पहले से अपना थोड़ा रिवीजन आप कर लीजिए। आपको यहाँ पे लगाना है 2270 के आसपास का एक स्टॉप लॉस, 2270 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, एंड टारगेट को भी आप इंक्रीज कीजिए। यहाँ से टारगेट को आप कर दीजिए यहाँ पे 2570 का मैं टारगेट यहाँ पे लेके चलता हूँ, और स्टॉप लॉस को भी मैं थोड़ा रिवाइज करता हूँ। यहाँ पे स्ट्रक्चर बहुत ही बढ़िया है, थोड़ा वॉलेटाइल है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4-5 दिन 6 दिन का व्यू लेके चलिए, थोड़ा पोजिशनल अप्रोच रखिए। थोड़ा सा नज़रिया अपना 5-6 दिन का रखने की सलाह दी जा रही है। 2570 ये टारगेट यहाँ पर निकल के आया है। स्टॉप लॉस भी आपको रिवीजन के साथ दिया जा रहा है, नोट डाउन कर लीजिए प्लीज़। ये सब चीज़ें जो है वो इतने एफर्ट इसलिए लगाए जाते हैं कि आप लोगों को नुकसान ना हो। 2270 ये स्टॉप लॉस फिक्स कर दीजिए, नीचे जाएगा ये रिस्क ले सकते हैं तो ही आगे बढ़िए। 2270 का स्टॉप लॉस 5-6 दिन के नज़रिए के साथ यहाँ पर 2570 तक के लेवल्स जो है वो देखने को मिल सकते हैं। ग्लैंड फार्मा अभी फिलहाल के लिए 3% के आसपास तेज, 2335 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ, ऊपर से थोड़ा सा फिसला है। स्टॉप लॉस टारगेट में जो है यहाँ पर जो परिवर्तन किया गया है उसको प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक की टिप्पणी पर नज़र डालते हैं। और हमारे एक दर्शक की अभी टिप्पणी आई है, व्हाट्सएप पे सवाल भेजा इन्होंने। अच्छा, प्रेम गोगिया जी हैं, कह रहे इस पारस डिफेंस से गुड बाय, आई वॉन्ट टू टेक फ्रेश एंट्री, रिगार्ड्स प्रेम कुमार गोगिया। तो प्रेम कुमार गोगिया जी जो हैं वो सर नई एंट्री पारस डिफेंस में करना चाह रहे हैं। लगातार इसको लेकर के हम लोग बातचीत आपसे कर ही रहे हैं, और जब पारस डिफेंस देखिएगा तो थोड़ा सा आइडिया फोर्ज में भी बातचीत कर लीजिएगा। एक दर्शक के अभी व्हाट्सएप उस पर यूट्यूब पे कमेंट आया कि सर थोड़ा सा डिफेंस कवर कर लीजिए, कल से पूरा डिफेंस गिर रहा है, क्या कारण है, थोड़ा MTR का रिव्यू कर दीजिएगा। ठीक है सर, कर लेंगे सर, अभी बात कर लेंगे। लेकिन पहले पारस डिफेंस 5.5% नीचे चला भी तो बहुत है सर पारस डिफेंस, तो इसमें कोई ऐसी कोई बहुत सरप्राइजिंग वाला मामला नहीं है। लेकिन प्रदीप सर आपकी टिप्पणी। विपुल जी, हमने 650 से टारगेट दिया था, 1050 आया है। 1050 में क्या बोला है हमने, किसी को अगर प्रॉफिट बुकिंग करना है थोड़ा बहुत कर लीजिए, लेकिन मुझे लगता है कि स्टॉक एक बार 1150 1200 एंड उसके ऊपर भी जाने के लिए रेडी हो रहा है। अब पारस का एक बेसिक नेचर ही है, थोड़ा हाई बीटा रहता है ऑलवेज एंड हाई वॉलेटिलिटी रहता है, तो ऊपर से थोड़ा बहुत करेक्शंस आया है। प्रॉब्लम यहाँ पे है, जब हमने 650 पे बात किया था, 700 पे बात किया था, तब जिन्होंने यहाँ पे पैसा लगाया है, इन्वेस्ट किया है, उनके लिए बेनिफिट है। लेकिन अगर कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ पे हो गया जिन्होंने फिर से आज या कल में फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया है। अभी भी मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टॉक मुझे बहुत अच्छा लगता है टेक्निकली एज वेल एज फंडामेंटली।
अभी जो करेक्शंस आया है नॉर्मल हेल्दी करेक्शंस है, तो देयर इज अ बिटवीन डिफरेंस बिटवीन द ब्रेक डाउन एंड द हेल्दी करेक्शंस। तो अभी जो हुआ है हेल्दी करेक्शन हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार आ सकता है 930 925 तक, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1150 एंड 1200 एंड अबव बहुत जल्दी आपको आते हुए दिखाई देंगे। आइडिया फोर्स को लेके मुझे थोड़ा प्रॉब्लम है, मुझे लगता है कि ये स्टॉक क्योंकि सर्किट टू सर्किट चलता है और जनरली मैं अवॉइड करता हूं ऐसे सर्किट टू सर्किट वाले स्टॉक्स। एंड एक बात तो मैं बाई करूंगा 800 के नीचे, उससे पहले मैं आइडिया फोर्स को बाई नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे सर्किट टू सर्किट चलने वाला स्टॉक है, थोड़ा लिक्विडिटी को लेके भी इशू है। लेकिन ओवरऑल स्टॉक देखा जाए अच्छा बढ़िया परफॉर्म किया है, एक तरफा रैली होने के बाद प्रॉफिट बुकिंग आना है, नॉर्मल है। 800 के नीचे एक बार मुझे लगता है कि जाने के लिए रेडी हो रहा है। एमटीआर टेक विपुल जी एक खतरनाक स्टॉक है, एक तरफा रैली यहाँ पे आया था और हम लोगों ने 2500 2800 में डिस्कशन किया, उसके बाद क्या रैली। लेकिन ये जो अभी गिरावट आ रहा है नॉर्मल है, मैं बोलूंगा ये अब नॉर्मल नीचे आ रहा है, ऐसा कोई सीन नहीं हो रहा है। आप अगर 2500 800 से हम लोगों ने डिस्कशन किया और एक तरफा रैली, एवरी वीक रैली, तो ऐसा क्या रॉकेट हो गया, ऐसा कुछ मतलब ही नहीं है। तो ये जिंदगी का फिलोसॉफी है, इतना फास्ट भाग रहा था तो गिरना तो था ही ऑब्वियसली, तो इसी के लिए हेल्दी करेक्शंस में आ रहा है। एंड मुझे लगता है कि अभी भी विपुल जी ये स्टॉक एक बार मेरे हिसाब से तो 4700 4500 मतलब करेंट जोन से भी तो मैं एटलीस्ट 1500 से 2000 पॉइंट का एक करेक्शन एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ, उसके बाद ही मैं फ्रेश बाई करने के लिए रेडी रहूंगा, लेकिन उससे पहले तो मैं बाई नहीं करूंगा अभी। चलिए ठीक है, और जो लोग हैं वो क्या करें, निकले जाएं लॉस बुक करके, जो लोग हाई लेवल मुझे लगता है कि ऑब्वियसली हमने मेरा वीडियो उठा के देखिए आप, 2-3 हफ्ता पहले ही मैंने हाई अलर्ट जोन पे दे दिया था। ये तो मतलब गया काम से, मान लीजिए यहाँ से 2000 पॉइंट गया, नीचे आ जाएंगे, मुझे लगता है कि एक बार एग्जिट करके जाना चाहिए क्लियरली। चलिए ये बात है यहाँ पर निकल करके आई हुई, और इन सब के बीच में जरा हम बातचीत कर लेते हैं अगले दर्शक से। हमारे साथ अब जुड़ रही हैं खुशबू जी दरभंगा बिहार से। खुशबू जी को नमस्कार। नमस्कार सर, गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून खुशबू जी, कैसी हैं आप? सर हम ठीक हैं, आप कैसे हैं? फर्स्ट क्लास मैम, आपसे बात हो गई और अच्छे हो गए। कैसे लग रहे हैं प्रोग्राम मैम आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है सर, मतलब मैंने बहुत सारे स्टॉक्स परचेज भी किए हैं आप ही लोगों के कहने पे। अरे थैंक यू। जिसमें से सुजलॉन है, वोडाफोन आइडिया है, और एक जीपीआईएल में से मैं फंस गई हूँ और मुझे उसी के रिगार्डिंग जानना है। मैंने 500 क्वांटिटी शेयर मैंने ले लिया है। हाँ। और मेरा जो है सर, मेरा परचेजिंग ये है, बाइंग प्राइस है मेरा 318। 318 कब तक का नजरिया है, क्या नजरिया है मैम गोदावरी पावर को लेकर के? सर वो मैंने सर जब तक मतलब प्रॉफिट नहीं आएगा तब तक मैं उसे सेल नहीं करूंगी। हाँ ये बात है। हालांकि कोशिश ये करिए कि मतलब जिद नहीं होनी चाहिए, कई बार स्ट्रक्चर खराब हो जाते हैं, हालांकि अभी हुआ है कि नहीं वो जरा पूछ लेते हैं। और पूरा पावर अभी थोड़ा सा कंसोलिडेशन में चला गया है, नहीं चल रहे, थोड़े से पूछते हैं प्रदीप जी से। प्रदीप जी 318 318 पे जो है इन्होंने लिया हुआ है, अब 277 पे आ गया है। खुशबू जी के लिए क्या सलाह रहेगी, यहाँ पर मुनाफे की खुशबू मिलेगी इनको? जी खुशबू जी को भी नमस्कार। एंड मुझे लगता है कि पर्टिकुलर स्टॉक विपुल जी आपको याद होगा हमने 240 से कवरेज स्टार्ट किया था आप ही के चैनल में। यहाँ पे हमारा टारगेट था ऑलमोस्ट 280, उसके बाद 320, उसके बाद 350 एंड अबव का मेरा टारगेट है। अब शॉर्ट टाइम में दोनों टारगेट ही अचीव हो गया, तो उसके बाद जब नीचे आया है नॉर्मल सा हेल्दी करेक्शन है। स्पेशली आप देखेंगे जब मार्केट 26,000 के आसपास का टॉप बना रहा था, उस टाइम पे भाई साहब यहाँ पे 245 250 के जोन पे ब्रेकआउट दे रहे थे। लेकिन जब रिसेंटली मार्केट इतना खराब हुआ, नीचे आया, लेकिन जीपीआईएल गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड एक हमने स्टॉप लॉस भी दिया था 225 228 के आसपास, वो ट्रिगर नहीं हुआ। सो कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया बेस बनाया। रिसेंटली एक ही दिन आई थिंक सस्टेन नहीं हो पाया था, 320 हाई लगा के तुरंत नीचे आ गया और मैम ने आई थिंक तुरंत उसी दिन परचेस किया। तो भाई मैं क्या बोलूंगा, मतलब उसी दिन उनको लेना था, गलती से हुआ होगा। लेकिन मैम आप बने रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं लगता। फंडामेंटली बहुत बढ़िया कंपनी है, अच्छा धंधा करता है, अब स्टेबल कंपनी है। इट विल टेक सम टाइम, आपको अगेन मुझे लगता है कि स्टॉक 320 आपका जो बाइंग प्राइस है वहां पे भी आते हुए दिखाई देंगे, उसके बाद 350 एंड अबव भी आपको प्राइस मिलेंगे। आपको टाइम अभी मिनिमम यहाँ पे देना पड़ेगा 3 से 4 महीना, उससे पहले भी हो सकता है, लेकिन मैक्स टू मैक्स टाइम मुझे लगता है कि 3 से 4 महीना अगर आप थोड़ा टाइम देंगे तो यहाँ पे आपको 350 एंड अबव प्राइस आते हुए दिखाई देंगे। और आप ऐसा मत बोलिए कि आप स्टॉप लॉस नहीं मेंटेन करेंगे, आपको स्टॉप लॉस डेफिनेटली मेंटेन करना है। कितने बड़े बड़े स्टॉक मार्केट पे रिलायंस जैसे एचडीएफसी जैसे स्टॉक्स नीचे आता है, तो यहाँ पे जैसे कि हमारा लास्ट टाइम का जो स्टॉप लॉस था
क्योंकि आपका थोड़ा लंबा व्यू यहाँ पे अगर रहता है तो मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल नुकसान नहीं होगा। तो स्टॉप लॉस होना चाहिए 225। 225 विल बी योर स्टॉप लॉस एंड आप बने रहिए। आपका अब आपका मर्जी है, अगर आप 320 315 कभी भी आता है एक बार एग्जिट हो जाइए। लेकिन मुझे लगता है कि वोडाफोन सुजलॉन से तो बहुत बढ़िया काउंटर जीपीआईएल है, तो इसमें नो डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉन्ग टर्म में आपको बहुत मुनाफा दे सकता है काउंटर। लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न आपको मिलते हुए दिखाई देंगे, ये बात जो है प्रदीप जी की तरफ से निकल के आई है। अब प्रदीप सर, ये जो टी शर्ट आप पहने हैं ये आपको तोहफे में मिली या खुद खरीदा था आपने? सर किसी ने गिफ्ट किया है तो मैं नहीं, वो पहन लग के रहा है आया सर, जितने प्यार से आपने पहना इसको, और जो आपके चेहरे की चमक इस वस्त्र से बाहर निकल के आ रही है, उससे लगा कि ये हो सकता है ये तोहफे में ही आपको कहीं से मिला हुआ है। तो ऐसे ही चमक बरकरार रखिए अपनी, और एक से एक मतलब इसी तरीके से आप सामने आते रहिए हर रोज़ नए नए रूप में, तो वो अच्छा लगता है। तो संदीप पटेल जी का जरा सवाल ले लेते हैं सर। ये एक अनंत राज को लेकर के सर काफ़ी बीच में क्वेरीज नहीं है, और जीएमडीसी और अनंत राज कह रहे हैं कि क्या मैं इन लेवल्स पे एवरेज कर सकता हूं? आपका मानना क्या है? ये जो नई थीम अब निकल करके आ रही है उस पर क्या व्यू है, खासतौर से अनंत राज को लेकर के? दोनों पे आपकी राय जानना चाहेंगे। अनंत राज को मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल होल्ड रखना चाहिए। ये थोड़ा लंबा व्यू रहेगा, 2-2.5 साल का। ये ओवरऑल जो डेटा सेंटर वाला थीम है ये चलेगा बिल्कुल जी। सो अभी थोड़ा कंसोलिडेशन रेंज पे चल रहा है, 512 के आसपास है। एक बार आपको 465 470 तक भी दिखा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं लगता। रेसिस्टेंस है ऑलमोस्ट 580 590 के लेवल पे। अगर एक बार 590 एबव होल्ड हो जाता है तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि यहाँ से आपको इजीली 747 750 एंड एबव भी आपको प्राइस आते हुए दिखाई देंगे। जीएमडीसी परफेक्ट बाइंग जोन पे है, मैंने लास्ट दिन भी बताया था, आज भी बता रहा हूं, ये एक बढ़िया वैल्यू जोन पे है। आपको जीएमडीसी एंड अनंत राज दोनों मुझे लगता है कि बाय करके चलना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनके पास है आप बने रहिए। ठीक, जिनके पास है वो बने रहें, ये सलाह है आपके लिए। असगर अंसारी साहब ने बहुत दिनों बाद सवाल पूछा है। अंसारी साहब कह रहे हैं, विपुल सर और प्रदीप सर को नमस्कार, मैं आपका नियमित श्रोता हूँ, बेशक सवाल अब कम पूछता हूँ, कोई बात नहीं सर। कह रहे हैं लोढ़ा डेवलपर्स इन्होंने लिया हुआ है 920 हाँ, रियल्टी शेयरों को इधर हम लोगों ने बात भी नहीं की। कह रहे हैं 920 के भाव से है, अच्छे प्रॉफिट के लिए हमें इसमें कितने दिन रुकना पड़ सकता है? रियल्टी को ले करके अभी व्यू क्या है सर ये, क्योंकि अब तो फिर से दोबारा इंटरेस्ट रेट साइकिल वो बदलती हुई दिखाई दे सकती है। इनकी खरीद थोड़ी सी ऊपर की है, 867 का लेवल देखने को मिल रहा है, 920 के आसपास की इनकी खरीद है। तो ज़्यादा दूरी तो नहीं है, लेकिन फिर भी 50-60 रुपये का नुकसान तो हो ही रहा है, क्या करें सर? जी देखिए, मुझे लगता है कि विपुल जी थोड़ा अभी प्रेशर में रहने वाला है। अभी इमीडिएटली तो ऐसा कुछ यहाँ से स्ट्रक्चर पॉजिटिव मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से नीचे आया है एक टाइम तो लग रहा है अभी प्राइस करेक्शंस कंप्लीट हो चुका है, बाकी टाइम करेक्शन इसमें अभी पेंडिंग है। तो अभी पर्टिकुलर स्टॉक आप देखेंगे ऑलमोस्ट 868 के आसपास का भी प्राइस है, सो बिल्कुल आपको होल्ड रखना चाहिए। एंड रिसेंटली मैं एक बहुत बड़े एक ग्रुप के सीनियर के साथ, मैं सीईओ के साथ मैं बात कर रहा था, तो उन्होंने मुझे बताया ये जो वार के वजह से पर्टिकुलर ओवरऑल इस सेक्टर में जो कोई बात नहीं कर रहा है, इन लोगों का ना इंश्योरेंस कॉस्ट अभी ज्यादा हो गया। तो अभी नेक्स्ट जो कमिंग कुछ क्वार्टर्स का रिजल्ट आने वाले हैं, यहाँ पे अभी इन लोगों को आप देखेंगे दुबई में, आप देखेंगे सिंगापुर में, अलग अलग जगह पे इन लोगों को अभी इंश्योरेंस पे करना पड़ रहा है, और उसका जो प्रीमियम है बहुत इंक्रीज हो गया है। तो एक कंपनी के लिए कहीं ना कहीं शॉर्ट टाइम में एक पेन है। तो अभी मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में तो प्रॉब्लम नहीं है, अभी शॉर्ट टाइम में प्राइस करेक्शंस भी हो गया, तो चल क्यों नहीं रहा है? बिकॉज ऑफ द टाइम करेक्शंस में पेंडिंग है। तो जैसे ही 2-4 महीना यहाँ पे मार्केट का मूव थोड़ा यहाँ पे सही होता है, मुझे लगता है कि फिर से स्टॉक्स आपको डीएलएफ एंड अदर्स काउंटर भी आपको ऊपर आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक बार एक स्टॉप लॉस में 790 के लेवल पे मेंटेन करना पसंद करूंगा सीधा, या टारगेट आपको जैसे ही 895 898 के आसपास का एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस क्रॉस करके सस्टेन होने पे आपको एक बार 950 उसके बाद 1000 वो प्राइस आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन शॉर्ट टाइम में पेन दिखता है। शॉर्ट टर्म में पेन दिखता है। इस बीच जो है हमारे अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मधु पाटिल जी। मधु जी को नमस्कार। नमस्ते विपुल सर। नमस्ते मधु जी, कैसी हैं आप? नमस्ते, एकदम बढ़िया। चलिए प्रदीप ठीक। दादा को भी नमस्ते। हाँ, प्रदीप दादा ने आपका नमस्कार स्वीकार कर लिया है। और कैसे लग रहे हैं मधु जी कार्यक्रम आपको?
हाँ, कार्यक्रम तो बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी शायद आपसे दोबारा बात हो रही हाँ, है ना? दूसरी बार बात हो रही है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है मैम आपसे बात करके। मैम बताइए आज के कैसे याद किया, क्या है सवाल आपका? मेरा MHTC के शेयर है 508 पे लिए हुए। 508 के, अभी- जी अच्छा। हाँ, तो कोई बोल रहा है 600 तक जाएगा, फिर से नीचे आ रहा है, तो क्या करे? अब ये है कि मतलब ऐसा मत क्या कीजिए कि राय जो है रिकमेंडेशन प्रदीप जी की हो, स्टॉप लॉस किसी और का हो, तो अगर हाँ नहीं, वो तो है, वो लेकिन थोड़ा सा थोड़ा लेकिन लगता है ना कि ऊपर जा रहा है तो निकाले या ना निकाले। ना निकाले, हाँ बात सही है, बस बिल्कुल यही सही बात। दिक्कत है ना, और तो इसीलिए पूछ रहे ना हैं। अच्छी बात है मैम, और जिस तरह की वोलेटिलिटी मार्केट में है कुछ भी कहना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, तो ठीक है मैं इसीलिए, पूछते हैं। हाँ। प्रदीप सर देखिए जरा, MSTC 508 पे लिया, अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करना चाहिए या कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहिए? आपकी सलाह क्या रहेगी इसको लेकर के, MSTC को लेकर के भी? बिल्कुल जी, एक्चुअली स्ट्रक्चर ज़्यादा यहाँ पे पॉजिटिव नहीं लग रहा है, और क्योंकि उनका ऑलरेडी प्रॉफिट में चल रहा है, तो मैम को मैं यही एडवाइस करूंगा, आप इमीडिएट लेवल पे प्रॉफिट बुक कीजिए, एक बार एग्जिट होके निकल जाइए, क्योंकि नेक्स्ट हम तो डेली अलग अलग स्टॉक को लेकर डिस्कशन कर ही रहे हैं। सो नहीं तो फिर से अगर एक बार 525 515 के आसपास आता है तो आपको प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा। और मैं इस बाजार में आपको पर्टिकुलर ए स्क्रिप्ट के लिए मैं आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देना नहीं चाह रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि एक बार आपको फिर से नीचे आते हुए दिखाई देंगे। सो बेटर होगा आप प्रॉफिट बुक कीजिए एंड न्यू कोई स्टॉक एंट्री लेने के बारे में सोचिए। हम लोग तो डेली डिस्कशन कर ही रहे जी। हाँ तो ये बात है, तो एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लेना सर। जी 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 सर। प्रॉफिट बुक कर लीजिए मैम, वो उस पैसे से फिर कहीं और लगाते हैं, देखते हैं काफ़ी उतार चढ़ाव है, ठीक ठाक पैसे बन रहे हैं, फिर दूसरी जगह देखा जाएगा। चलिए इस बीच जो है आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी लेते हैं। सर जरा थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं सुज़लॉन को लेकर के भी। सुज़लॉन और ओला एक साथ ले लीजिए सर, क्योंकि इन दोनों पे काफ़ी क्वेरीज हैं। ओला आज चूँकि बहुत तेज़ी से गिरा है, तो इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा सवाल लोगों के मन में अब आ रहे हैं कि क्या ये रैली टिकेगी नहीं टिकेगी। 5-5.5% टूटा है, चला भी काफ़ी शानदार था। और दूसरा सर सुज़लॉन अभी क्या करें, एक दायरे में है अभी भी? बिल्कुल देखिए, सुजलॉन को मुझे लगता है कि यहाँ से एक बार प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए, और प्रॉफिट बुकिंग एक बार आपको हो सकता है कि 49.50 तक आ जाए। एंड टेक्निकल के आधार पे देखा जाए तो बहुत बढ़िया सपोर्ट लिया था 41-42 के लेवल पे। इनफैक्ट उस टाइम पे आपके मंच पे भी डिस्कशन हुआ है, एंड मैंने लास्ट कुछ मेरा इंटरव्यू में आपके साथ मैंने बताया था, मैं एक बार टारगेट देख पा रहा हूँ टेक्निकल के आधार पे 64-68। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए, जिस तरीके से पर्टिकुलर सेगमेंट पे बहुत सारे स्टॉक ने एक तरफा रैली दिखाया है, अगर कल को सेलिंग प्रेशर आता है तो फिर एक स्टॉप लॉस 48 के लेवल पे आपको मेंटेन करके चलना चाहिए। 48 विल बी योर स्टॉप लॉस सुजलॉन के लिए। एंड एक बार तो मैं यहाँ पे फ्रेश बाई कॉल नहीं दूंगा और मेरे तरफ से बाई कॉल नहीं रहेगा, लेकिन टेक्निकल के आधार पे देखा जाए तो 64 एंड 68 का दोनों टारगेट यहाँ पे होना चाहिए। ओला को लेके सर मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। अगर आपको रहना ही है तो अथर एनर्जी है, ओलेक्ट्रा ग्रीन है, बहुत अलग अलग स्टॉक्स है पर्टिकुलर इस फील्ड में। सो मैं ओला को लेके उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट इसलिए नहीं हूँ क्योंकि इससे पहले भी बहुत बार हुआ है, जब भी 45 से 50 के जोन के आसपास आता है बहुत जोर से सेलिंग प्रेशर यहाँ पे आता है, और अच्छा रिकवरी हुआ है। ऐसा तो हमने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 25-26 से सडनली ये डबल हो जाएगा। सो अच्छा खासा रैली आया है, लेकिन इसके मतलब वो नहीं है कि हमें यहाँ पे बाई करना है। एक बार प्रॉफिट बुकिंग में 35-36 भी पॉसिबल है, ज़्यादा हाइप यहाँ पे नहीं बनना चाहिए। सो मुझे लगता है कि दोनों स्टॉक को ही मैं एक बार अवॉइड करना पसंद करूंगा। ओला को तो मैं टारगेट भी नहीं देने वाला। एंड मैं जो लोग लेके बैठे हैं उनको कुछ तो बताएंगे ना सर। हाँ वही है, उनके लिए बोल रहा हूँ। मुझे लगता है कि रैली पॉसिबल होगा 58-60 के ऊपर, और जो लोग लेके ऑलरेडी बैठा है मैं बोलूंगा थोड़ा सा कैरेक्टर ढीला है ओला का। सो उसको ध्यान में रखते हुए मैं एक बार एक स्टॉप लॉस देना पसंद करूंगा 38.50। 38.50 विल बी योर फिक्स्ड एंड फाइनल स्टॉप लॉस। स्ट्रिक्टली आपको मेंटेन करना चाहिए। अगर कभी भी हिट होता है आपको किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं है, तुरंत आपको एग्जिट करना चाहिए। एंड फॉर द सुजलॉन आप बने रहिए, अभी भी आपको 64-68 का दोनों टारगेट, 48 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करके चलना चाहिए। चलिए ये बात है यहाँ पर। इसके अलावा सर इस समय क्या क्रेज चल रहा है सर फीफा को लेकर के, जरा बताइए।
कोलकाता तो बिल्कुल गढ़ है, हालांकि पूरे देश में देखा जाता है वर्ल्ड कप। आपको इंटरेस्ट है कि नहीं है, और आपने तैयारी कर ली है देखने की? सर अभी तो मैं देख नहीं पाया एंड ज्यादा मेरा दोस्त लोगों में बहुत क्रेज है अब, क्योंकि आपने मुझे जो काम एंड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया है, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल करते करते मैं फीफा से मैं कब फूफा बन जाऊंगा मुझे पता नहीं चल रहा है। तो इसीलिए मैं, क्रेज तो है दोस्त लोगों से, लेकिन मैं टाइम नहीं मिला, तो डेफिनेटली मैं एक बार टाइम निकाल के देखूंगा एंड आपको अभी अपडेट दूंगा मैं। ठीक सर, जरा उसी की चूंकि बातचीत छिड़ी है तो झील लेकर के आइए। हालांकि आपके ये जो हमने जिम्मेदारी दी, जो आपने बात बोली है, तो हमने तो ठीक है दी है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों में आप व्यस्त रहते हैं, तो ठीक है सर, वो रहना भी चाहिए, अच्छी बात है। आपके चेहरे की चमक ऐसे ही बरकरार रहे, हम चाहते हैं, तो आप व्यस्त रहिए। झील पे ज़रा बता दीजिए क्या करें, क्योंकि अब जो है जी पर ही इसका प्रसारण भारत में हो रहा है। क्या कुछ यहाँ पे स्ट्रेटजी रहनी चाहिए 104 105 पे? जी एंटरटेनमेंट कैसा लग रहा है आपको? देखिए, जो न्यूज आया था मुझे लगता है कि वो न्यूज का असर ऑलरेडी हो चुका है। अब एक न्यूज पे बार बार रिएक्ट नहीं करता है स्टॉक मार्केट, और स्पेशली जी एंटरटेनमेंट। तो अगर एंटरटेनमेंट करना है तो थोड़ा देखिए, अलग अलग बहुत सारे उपाय है, उसमें कीजिए, लेकिन इस स्टॉक को थोड़ा एक बार अवॉइड करके जाना चाहिए। 88 89 से जो एक तरफा रैली आया था विपुल जी, वो रैली ऑलमोस्ट 115-16 के आसपास मुझे लगता है कि टॉप हो गया है। फिर से बाय करने का अगर सलाह होगा वो 115-20 के बाद ही होना चाहिए। बिफोर दैट आई एम आउट, मैं तो नहीं हूं। और मुझे लगता है कि आपको भी एक बार, अगर आपने कहीं पे भी स्टॉक को लिया है 90 85 95 के आसपास, तो मुझे लगता है कि यू शुड डेफिनेटली बुक योर प्रॉफिट। एक बार के लिए तो आपको एग्जिट करके जाना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी हम लोगों ने देखा कुछ भी मूव आता है वो मूव सस्टेन नहीं हो पाता। अब जो न्यूज है, ये न्यूज का असर हो गया है, तो अभी तो फिलहाल ये मूव मुझे लगता है कि कंटिन्यू नहीं होने वाला। हाँ चलिए, ये बात है यहाँ पर। और इस बीच एक और दर्शक की टिप्पणी ले लेते हैं। हमारे साथ पुष्पा जी जुड़ चुकी हैं। पुष्पा जी को नमस्कार। प्रणाम बिल्कुल सर। प्रणाम मैम, कैसी हैं आप? बस बढ़िया, थैंक यू सर। बैक टू बैक आपसे बात हो गई, तभी बात हुई थी आप ही का कार्यक्रम है, और जो है आप सबों से अक्सर बातचीत हो जाती है, बड़ा अच्छा लगता है। वैसे भी प्रदीप सर हैं, तो मतलब जो है। यस मैम, बताइए क्या सवाल है आज आपका? सर मेरे पास ना आरआर केबल के 44 शेयर हैं 1568 पे जी। तो एक बार पहले भी पररीश सर से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था 2400 तक जाने का पोटेंशियल है इसमें। तो क्या अभी रखूं क्या इसको? काफी नीचे आ रहा है। आपने किस भाव पे लिया था मैम? 1568 पे। 1568 पे, चलिए अच्छी बात है। अच्छा प्रॉफिट हो रहा है आपको। और पहले 2400 तक की बात प्रदीप जी कह रहे हैं आपने कही थी, लेकिन अब जिस तरीके से थोड़ा नीचे आया है, क्या करना चाहिए मैम को? होल्ड करना चाहिए, निकल जाए? क्योंकि चला तो अच्छा है, लेकिन अब जिस तरीके से नीचे आ रहा है, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? 2200 से नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल मैम, आपको भी नमस्ते। कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टॉक में बिल्कुल आप बने रहिए। और आरआर केबल जो स्टॉक जो थीम में है, आई बिलीव ये स्टॉक भी आपको 3500 4000 तक भी आपको आते हुए दिखाई देंगे। इट विल टेक सम टाइम, लेकिन 2400 तो मैंने बस शॉर्ट टर्म का टारगेट दिया था आपको, वो आपको नेक्स्ट 1-2 महीने में आते हुए दिखाई देंगे। बीच बीच में थोड़ा बहुत ऐसे झटका प्रॉफिट बुकिंग आएगा, दैट इज ए पार्ट ऑफ द गेम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कल जो मैंने आपको कॉल दिया था, उसका पहला टारगेट आज सुबह ही अचीव हो गया है, और उसके बाद एक बार प्रॉफिट बुकिंग आया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल बने रहिए। अगेन कल वाला जो कौन सा कॉल था, कैरिसिल, हाँ, वो स्टॉक का पहला टारगेट आज 2222 का हाई लगाने के बाद अभी 1160-62 के आसपास का चल रहा है। आपको सेकंड जो हमने 2 टारगेट बताया था, मुझे लगता है कि 1350-1400 तक भी आपको आते हुए दिखाई देंगे। और स्पेशली आरआर केबल, देखिए डेटा सेंटर जो थीम है, डेटा सेंटर थीम को रन करने के लिए केबल चाहिए ही चाहिए। वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये थीम आपको नेक्स्ट 1.5-2 साल 3 साल तक आपको आते हुए रैली होते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल बेचना नहीं है, बने रहिए। आपको 3000 के ऊपर भी भाव मिलेंगे। चलिए 3000 के ऊपर भी भाव मिलेंगे। पहले तो अभी के लिए फिलहाल के लिए होल्ड करके बैठे रहिए आप। पुष्पा जी, ये सलाह आपके लिए है यहाँ पर। चलिए जरा अब बात कर लेते हैं सर बैंकों में क्या करें सर? ये सवाल मेरी तरफ से है, क्योंकि बैंकों पे बात हो नहीं पाई, बैक टू बैक चीज़ें थी ज़्यादा। एक तो आईसीआईसीआई बैंक ले लीजिए सर, पीएसयू में कैनरा बैंक ले लीजिए। कुछ एक अपडेट्स हैं वो हम खबरों के खेल में भी देख लेंगे। अभी क्या करना चाहिए सर? पहले आईसीआईसीआई बैंक पे काफ़ी सारी क्वेरीज है, और एक कैनरा बैंक, इन दो पे के अलावा अगर कोई बैंक आपको अच्छा लग रहा हो पर्सनली, तो आप उस पर टिप्पणी कर सकते हैं।
जी विपुल जी, आईसीआईसीआई बैंक अगर हम चार्ट देखेंगे अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे है, बाई करके चलना चाहिए। और बैंकिंग में अगर एक बार आप आईसीआईसीआई बैंक बाई करते हो आज, तो आपको बेचना है अभी नहीं, एक एक बार जब बैंक निफ्टी न्यू ऑल टाइम हाई लगाएगा उस टाइम पे बेचना है। सो अगर थॉट ऐसा है तब यू कैन काम, अदरवाइज दो एक दिन का ट्रेड है, नहीं है। मुझे लगता है कि इजीली आपको 1380 उसके बाद 1550 एंड अबव टारगेट आपको आईसीआईसीआई बैंक पे देखने को मिलेगा। फिलहाल इस टाइम पे मैं थोड़ा एचडीएफसी को अवॉइड करना पसंद करूंगा, क्योंकि वहाँ पे कॉर्पोरेट एक्शंस कहीं ना कहीं ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक बहुत बढ़िया जोन पे है। कैनरा बैंक भी वैल्यू जोन के आसपास है, 130 के लेवल पे है। एक बार प्रॉफिट बुकिंग मुझे लगता है कि 115-18 तक होना चाहिए। अगर हम बात करेंगे पीएसयू बैंक, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विपुल जी बहुत बढ़िया लग रहा है। 1005 के आसपास का प्राइस है। रिसेंटली हम लोगों ने 940-50 से फिर से कवरेज स्टार्ट किया है। मुझे लगता है कि फिर से आपको ऑल टाइम हाई ऑन द वे, अगर बेचना है तो ऑल टाइम हाई में एक बार बेचेंगे। सो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड आईसीआईसीआई बैंक दोनों अच्छा लग रहा है। कैनरा बैंक जिनके पोर्टफोलियो में है, आप बने रहिए, लेकिन आपको 108 के आसपास का स्टॉप लॉस मैं एक बार देख पा रहा हूँ, 118-119 तक पॉसिबल है, हेल्दी करेक्शंस के तौर पे माना जाएगा। चलिए, ये बात बैंकों को लेकर के आ गई। एक सवाल मेरी तरफ से भी है, हमारे टाइटल में भी है, वो है वोडाफोन। उस पर चर्चा हो जाए। और साथ ही साथ हमारे साथ एक दर्शक पहले फ़ोन लाइन पे जुड़े हुए हैं, ज़रा उनसे बातचीत कर लेते हैं, उनसे बाद में बात करेंगे। सर, ज़रा वोडाफोन देख लीजिए एक बार सर ज़रा। देखिए वोडाफोन विपुल जी शॉर्ट टाइम में बहुत बढ़िया चला है, और रचित जी ने भी बहुत बढ़िया कवरेज दिया था इसमें स्टार्टिंग से ही। मुझे लग रहा है कि एक बार शॉर्ट टाइम में ना स्टॉक चल गया है, तो अगर आपको शॉर्ट टर्म व्यू था, एक बार यू शुड बुक योर प्रॉफिट। अदरवाइज एक बार फिर से आपको 13.50 तक मुझे लगता है कि यहाँ से आपको आते हुए दिखाई देंगे। फ्रेश ब्रेकआउट बनेगा अभी, वो मुझे लगता है कि 16.5 के ऊपर, 16.5 के ऊपर अगर जाता है तो उसके बाद आपको 18, उसके बाद 19 तक टारगेट आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन उसके लिए बहुत सारे अलग अलग डेवलपमेंट करना पड़ेगा। कुछ नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट गाइडेंस के लिए मुझे लगता है कि इंतजार करना चाहिए। गवर्नमेंट की तरफ से फुल्ली सपोर्टिव है ओवरऑल इस इंडस्ट्री को, सो कोई तो ऐसा ज्यादा प्रॉब्लम नहीं लगता। लेकिन शॉर्ट टाइम में इतना चला है, इसीलिए थोड़ा डर है कि प्रॉफिट बुकिंग ना आ जाए। तो अगर किसी के पास शॉर्ट टर्म व्यू है तो यू शुड बुक योर प्रॉफिट। ये बात है। नई एंट्री के लिए अब क्या, कब लेवल कब आए हैं सर दोबारा? और न्यू एंट्री विपुल जी मुझे लगता है कि एक बार ना स्टॉक अगर 12.70 के आसपास मिलता है तो हम उस टाइम पे एक बार रिव्यू करेंगे। उस टाइम पे मुझे लगता है कि एक बार मैं देखूंगा, बाय करने के बारे में सोचूंगा। लेकिन अभी तो कॉन्फिडेंट मैं नहीं हूं। जैसा कि रिसेंटली हम लोगों ने देखा है एमटीआर वाला जो अभी प्रॉफिट बुकिंग आया है, रिसेंटली एपोलो माइक्रो में जो प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, अभी क्यूपिड में 2-5 दिन बाद फिर से प्रॉफिट बुकिंग आने वाला है। सो ये जो स्टाइल है ना प्रॉफिट बुकिंग का, ये ऐसा नॉर्मल है, हेल्दी करेक्शंस है। तो वोडाफोन में अगर ऐसा सेलिंग प्रेशर आता है, ये मैं एज ए ब्रेकडाउन के तौर पे नहीं देखूंगा, एज ए हेल्दी करेक्शंस के तौर पे देखूंगा। तो क्योंकि अभी स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया है, सो मुझे लगता है कि अगर 12.70 के आसपास, 12.50 के आसपास आता है तो दैट टाइम वी कैन डिस्कस अगेन। हाँ, चलिए, ये बात है यहाँ पर। तो आगे बढ़ते हैं। एक सर, एक और सवाल जो कि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पूछा है, वो है तेजस को लेकर के। वो हम लोगों ने मिस कर दिया, शुरू में ही सोचे थे डिस्कस करने के लिए, वो भी ज़रा कवरेज में ले आते हैं अपने। तो और तेजस के साथ साथ सर HFCL भी ले लीजिएगा। तेजस हालांकि 2% ऊपर चल चुका है। HFCL में लगातार जो है करेक्शन देखने को मिल रहा है। और कितना करेक्शन अभी यहाँ से आप देख रहे हैं, क्या ये पूरा हो गया है या और ज़्यादा डाउनसाइड अभी देखने को मिल सकता है? पहले तेजस। सर तेजस बने रहना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं दिखता मुझे। यहाँ से बहुत बढ़िया एक अपसाइड मुझे दिखाई दे रहा है, वो रहेगा 660, उसके बाद 715, 715 तक मुझे लगता है कि रैली कंटिन्यू होना चाहिए। एक स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे मैक्स टू मैक्स 505 के लेवल पे मेंटेन करना पसंद करूंगा। आप थोड़ा भी अगर नीचे मिलता है 535 से 540, जो कि नॉर्मली वॉलेटाइल मार्केट है तो इस मार्केट में मिल ही जाएगा आपको प्राइस, आप बाय करके नेक्स्ट 6-8 महीने तक भूल जाइए स्टॉक। तो मुझे लगता है कि स्टॉक आपको बहुत बढ़िया मोमेंटम दिखा सकता है। और रही बात HFCL का विपुल जी, हमने 190 पे अलर्ट दिया था, हाई अलर्ट, इमरजेंसी, ये कटने वाला है, लग गया। मुझे लगता है कि मौका है, निकल जाइए, किसी के चक्कर में मत आइए। यहाँ पे फिर से थोड़ा बहुत देखिए, आज लोअर टाइम फ्रेम से थोड़ा हाई भी लगाया था 170 के आसपास, तो थोड़ा तो चलिए आज एटलीस्ट अभी बाइंग सेलिंग आप कर पा रहे हो। लेकिन जो अभी हाल है यहाँ पे 2-4 दिन से लगा था कि लोअर सर्किट,
तो मुझे लगता है कि आपके लिए एक शिक्षा है, ऐसे स्टॉक्स जो कि इतना टॉप में जाने के बाद लेना बिल्कुल नहीं चाहिए। और क्योंकि 5% का सर्किट रहता है, आप निकल भी नहीं पाएंगे। तो मुझे लगता है कि थोड़ा आप जो चलना था हो गया है, फिर से उसी स्पीड के साथ उसी अंदाज में रैली पॉसिबल नहीं है, टाइम करेक्शन चाहिए होगा अभी। फेडरल बैंक का चार्ट मुझे बहुत ही बढ़िया लग रहा है, और बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर जिस तरीके से बना है, कमिंग डेज पे कुछ स्टॉक्स आपको प्राइवेट में और कुछ स्टॉक्स आपको पीएसयू में भागते हुए दिखाई देंगे। उसमें से एक स्टॉक प्राइवेट में रहेगा, वो रहेगा फेडरल बैंक। एंड मुझे लगता है कि स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है। एंड यहाँ से आपको पहला टारगेट 325, उसके बाद 360, उसके बाद 400 के ऊपर भी आपको टारगेट आते हुए दिखाई देंगे। और एक अनदर बैंक है जो हमारे फंडामेंटल डेक से राय रहेगा, ये है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। 83 82 के आसपास का प्राइस है। एक करेक्शंस में आपको लेना है, 79 से 80 के जोन रहेगा आपका एंट्री जोन। स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे 71 का मेंटेन करना पसंद करूंगा। पहला टारगेट आपको 88, उसके बाद 94, उसके बाद 105 तक आपको आने वाला 12 से 15 मंथ पे आपको बैंक ऑफ महाराष्ट्र में आते हुए दिखाई देंगे। सो दोनों बैंक ही आप बाई करके जाइए।